दोस्तों, क्या आपने अपने दोस्त या रिश्तेदार को उधार पैसा दिया है और बार बार मांगने के बाद भी वो आपका पैसा नहीं देते? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसा कई लोगों के साथ होता है जो भरोसे में या विश्वास में आकर अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसा दे देते हैं, या कोई जानकार व्यक्ति होता है उसको पैसा दे देते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो उनसे पैसा मांगते हैं तो वो बहाने बनाने लगते हैं। आज दूंगा, कल दूंगा, अभी काम नहीं चल रहा है, अभी बच्चे बीमार है, तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। इसमें कुछ गलती इन व्यक्तियों की भी होती है जो उनसे पैसा मांगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जिन्होंने पैसा उधार दे रखा है वो उल्टा फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से अपने पैसे को मांगना है। क्योंकि भरोसे में जब व्यक्ति पैसा देता है उसके पास ना तो कोई रिकॉर्ड होता है, ना वो यूपीआई के माध्यम से पैसे को देता है, ना वो कोई ट्रांजेक्शन करता है, ना चेक के माध्यम से देता है। आप उसको कैश के रूप में पैसा देते हैं, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि आपने उसे पैसा दे रखा है। लेकिन उसके बाद वो अपना हरामखोरी दिखाता है, वो आपको पैसे वापस नहीं देता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसे व्यक्ति को कैसे सबक सिखाया जा सकता है, और आप कानून के दायरे में रहकर उस व्यक्ति से पैसे कैसे मांग सकते हैं बिना अपने आप फंसे? ज्यादातर ऐसा होता है कि उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है। तो आप किस तरीके से अपने जो पैसा दिया है आपने उसे भी वापस ले सकते हैं और उस व्यक्ति को सबक भी सिखा सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले। और इसके साथ ही यदि आपकी कोई भी कानूनी समस्या हो किसी भी मामले पर तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिया गया है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को हम 3 टॉपिक्स के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक ये है कि आपको अपना पैसा मांगते समय किन गलतियों को नहीं करना है, जिससे कि व्यक्ति खुद ही फंस जाता है। जिसने पैसा दे रखा है, जिस तरीके से उसका पैसा फंसा हुआ है, ऐसा ही वो भी इस मामले में फंस जाएगा। तो आपको किस तरीके से अपने पैसे मांगते समय किन गलतियों को नहीं करना है, ये इस वीडियो का पहला स्टेप है। दूसरा है, उधार देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आपका विश्वास पात्र हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो। यदि आप किसी को उधार दे रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। और तीसरी बात है, यदि वो व्यक्ति बहाने बना रहा है, आपने कई बार उसे कह दिया है लेकिन उसके बाद भी वो ना तो पैसा दे रहा है, ना सही समय बता रहा है कि वो कब आपको पैसा देगा, और वो वादे पर वादे करता है, बार बार तकाजा करने के बाद भी नहीं दे रहा है, तो आप किस तरीके से कानूनी कदम उठा सकते हैं। तीनों बातों को हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात कि किन गलतियों को नहीं करना है आपको उससे पैसा मांगते समय। सबसे पहला है, कर्ज वसूलने के लिए घर पर अकेले ना जाए। व्यक्ति ऐसा होता है कि अपनी दादागिरी के चलते वो चला जाता है अकेला, उनके घर जाकर के वो कहता है कि तुम मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जिस व्यक्ति को आपने उधार दे रखा है उसके घर में माँ बहन होती है, वो आपका झूठा इल्जाम लगा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने आकर घर में घुस करके बदतमीजी की। क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर वो व्यक्ति आपकी वीडियो बना लेते हैं और आप होते हैं गुस्से में। ऐसी स्थिति के अंदर वो अपने कपड़े फाड़ सकते हैं और आपको कह सकते हैं, आपके ऊपर झूठा ब्लेम लगा सकते हैं कि आपने उनके साथ अश्लील हरकतों को किया, या आपने उन्हें परेशान किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, या आप उनका पीछा करते हैं। ये सारी बातें आप पर लगाई जा सकती है, झूठे इल्जाम आप पर लगाए जा सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको उनके घर में कभी भी अकेले नहीं जाना है। यदि आप जा रहे हैं तो अपने साथ किसी लेडीज को लेकर के जाए, यदि आप पैसे मांगने जा रहे हैं, या अपने किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर के जाए जो विश्वास पात्र हो, और बाद में इस बात को कह सकता हो कि हम इससे पैसे मांगने के लिए गए थे लेकिन इसने पैसे मांगने से मना कर दिया, और जिस तरीके के इल्जाम लगाए गए हैं वो निराधार है। तो यदि आप अकेले जाते हैं तो ऐसे में आपके लिए कठिनाई हो सकती है। पैसा मांगने के लिए आपको कभी भी उसके घर पर अकेले नहीं जाना है, ना ही किसी तरीके का दुर्व्यवहार या बदतमीजी करनी है। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है, फोन पर धमकी और गाली गलौज ना करे। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब व्यक्ति के पैसे नहीं मिलते तो वो गुस्से में होने के कारण गाली गलौज पर उतर जाता है और दुर्व्यवहार करने लगता है, बदतमीजी करने लगता है, फोन पर धमकियां देने लगता है। तो आपको ऐसा कोई भी बेवकूफी भरा काम नहीं करना है। आपको उस व्यक्ति को फोन पर कभी भी धमकी नहीं देनी है, ना ही उससे किसी तरीके की बदतमीजी करनी है, ना ही उससे दुर्व्यवहार करना है। हालांकि उससे बात करनी है कि वो आपके पैसे कब देगा। उसे इस बात में लेकर के रखना है कि आपने उसे पैसे दे रखे हैं, क्योंकि आपके पास उसका लिखित में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो आपको उससे बात तो करनी है, लेकिन कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे कि वो व्यक्ति आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल कार्रवाई को करा सके। तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है, उसका सामान ना उठाए। कई बार व्यक्ति ऐसा होता है कि यदि वो व्यक्ति जिसे आपने पैसे दे रखे हैं वो आपको रास्ते में मिलता है, आप उसकी बाइक छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, उसके घर से कोई सामान उठा लेते हैं, तो ये भी आपको भारी पड़ सकता है। यदि आप किसी भी तरीके का ऐसा काम करते हैं, बेवकूफी भरा कार्य करते हैं, तो आपको खुद मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। ना ही आपका पैसा मिलने वाला है और ना ही आपको किसी तरीके का भी न्याय मिलेगा। यदि आप इस तरीके से कोई भी कार्य करते हैं, आप उसका कोई सामान उठाते हैं, या उससे दुर्व्यवहार या उसको धमकी देते हैं, या फिर उसके घर अकेले पैसे मांगने के लिए जाते हैं, तो इन तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि आपने पैसा उधार दे रखा है तो उधार मांगते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात अब हम करते हैं, उधार देते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। ये आपने पहली बात जान ली कि यदि आपने उधार दे रखा है तो उधार के पैसे मांगते समय किन गलतियों को आपको नहीं करना है। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि उधार देने से पहले
अभी तक आपने कोई पैसा किसी व्यक्ति को, या आपका दोस्त है या रिश्तेदार है, आपने उसे कोई पैसा नहीं दिया है, तो पैसा देने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। यदि आप किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं, चाहे वो दोस्त हो या रिश्तेदार हो, आप उसे सीधा ऐसा तो कह नहीं सकते कि मैं आपको चेक दे रहा हूँ जिससे मेरे पास रिकॉर्ड रहे, लेकिन आपको अपने आप ध्यान रखना है। आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से उसके पास पैसे भेजने होते हैं। आप फोन पे के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से आप उसके पास पैसे को भेजिए, जिससे आपके पास रिकॉर्ड हो। आपके पास यूपीआई ट्रांजैक्शन होती है जिससे आप भविष्य में वो आपकी काम आ सकती है, और आप इस बात को कह सकते हैं कि मैंने इतने तारीख में आपको इतना अमाउंट दिया था, लेकिन आपने ये वादा किया था कि मैं इतनी तारीख को आपको दूंगा और आपने नहीं लौटाया। तो इस तरीके से ये आपके केस को मजबूत करता है। यदि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो पेमेंट है वो करते हैं, उस व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता है कि आप उससे कोई रिकॉर्ड रखवा रहे हैं या आप कुछ लिखवा रहे हैं, बल्कि आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाता है। दूसरी बात, आप चेक के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। आप उसे चेक दे सकते हैं या कह सकते हैं कि भाई मेरे पास नकद पैसे नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है, लेकिन ये तुम चेक ले जाओ, इसे बैंक में जाकर के लगा देना और ये अमाउंट आपके खाते में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक के माध्यम से उसके पास अमाउंट भेज सकते हैं और आपके पास भी रिकॉर्ड होता है। उस व्यक्ति को ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप उससे कोई दस्तावेज रखवा रहे हैं या आप उससे कुछ लिखवा रहे हैं, आपका काम भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के जरिए, यदि आप नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो उसके जरिए भी आप उसके अकाउंट में पैसे को डाल सकते हैं। ये रही उधार देते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम जानते हैं, यदि ये दोनों पॉइंट कवर हो चुके हैं, आपने उधार दे भी दिया और उसके बाद आप उससे मांग भी रहे हैं, लेकिन आपने कोई गलती भी नहीं की उधार के पैसे मांगते समय, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति बहाने पर बहाने बनाता है और जो आपका अमाउंट है वो आपको नहीं लौटाता, बार बार वादे करता है, बार बार कहता है कि मैं इतनी तारीख को दूंगा, लेकिन उसके बाद भी वो आपके पैसे को नहीं लौटाता, तो आपको क्या करना होगा। अब ऐसी कंडीशन के अंदर व्यक्ति इसलिए पीछे हट जाता है क्योंकि उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं होता, उसने कुछ लिखवा नहीं रखा कि मैंने इतनी तारीख को आपको इतना पैसा दिया था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से फोन पर बात करनी है, उसका नंबर मिलाइए, उससे कहिए, पहले उससे हालचाल पूछिए, जैसा कि आप अपने दोस्त या रिश्तेदार से शुरुआत में बात करते हैं उस तरीके से उससे बात कीजिए। उसके बाद पैसों का जिक्र बीच में लाइए, आप उसे कहिए कि मैंने यार तुझे पैसे दिए थे और अब तक आपने वो नहीं लौटाए। इस तरीके से आप उसे कह सकते हैं कि इतनी तारीख को तुमने कहा था, लेकिन उसके बाद भी पैसे नहीं लौटा रहे हो, और मुझे अभी जरूरत है। तो इस तरीके से ये बात क्लियर हो जाती है कि आपने उसे पैसे दे रखे हैं। आप उस बात की रिकॉर्डिंग कर लीजिए, व्यक्ति को ऐसा भी नहीं लगे कि आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन बीच में बात करते समय इन बातों का ध्यान रखिए। पेमेंट की बात उससे करें कि वो आपके पैसे को कब लौटाएगा, और जब भी वो वादा करता है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 तारीख को, उस व्यक्ति की रिकॉर्डिंग कर लीजिए। रिकॉर्डिंग में अमाउंट भी आना चाहिए और वो भी जो उसने डेट दी है आपको अमाउंट लौटाने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने पास एक फोन रिकॉर्डिंग रख सकते हैं जिससे कि वो आपके केस में काम आए। दूसरा काम आपको करना है, आपको उस व्यक्ति को लीगल नोटिस भिजवाना होता है। ऐसा नहीं कि आप सीधा उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल कार्रवाई करा दे, क्योंकि यदि आप थाने में जाएंगे तो पुलिस वाले भी आपकी इस तरीके की एप्लीकेशन को दर्ज नहीं करेंगे। जो आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं वो उसे दर्ज नहीं करेंगे जब तक आपके पास सबूत नहीं होंगे। तो यदि आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद भी आप सीधा जाकर पुलिस स्टेशन में कोई केस नहीं दर्ज करा सकते। इसके लिए आपको सबसे पहले एक वकील के माध्यम से उसको लीगल नोटिस भिजवाना होता है। एक लीगल नोटिस आप उसे भिजवाइए, उसमें सारी बातें लिखिए, उस व्यक्ति का पूरा नाम व पता, तो सारी बात लिखिए कि कितनी तारीख को आपने कितना अमाउंट किस व्यक्ति के सामने उसको दिया था और उसने ये वादा किया, उसने आखिरी इनकार कितनी तारीख में किया है कि मैं आपको अमाउंट नहीं लौटाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उसे लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। 90% मामलों में ऐसा होता है कि जब व्यक्ति के पास वकील की मोहर लग के लीगल नोटिस आता है तो वो आपके पैसे लौटा देता है और उस मामले का फैसला कर लेता है। या तो वो कह सकता है कि तुमने मुझे 50,000 दिए थे, लेकिन भाई मैं 30,000 रुपए तक दे सकता हूँ और इस बात में फैसला कर लो। तो आप ऐसे भी अपने केस का फैसला करा सकते हैं। तो इस तरीके से लीगल नोटिस का ये लाभ होता है कि 90% मामलों में व्यक्ति उधार लिए पैसे दे देता है। तीसरा काम आपको करना है, यदि लीगल नोटिस के बाद भी, अब देखिए लीगल नोटिस भेजने के बाद 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो लीगल नोटिस प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति आपके पैसे लौटा दे, या फिर इसकी दूसरी कंडीशन हो सकती है कि वो लीगल नोटिस का कोई जवाब ना दे। तो अब ये कोर्ट की प्रोसीडिंग का समय आ गया है। यदि वो आपके लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता, कई बार आपने उसके पास फोन कर दिया है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन इन सब तमाम सबूतों के होने के बाद भी, पैसे को रखने के बाद भी वो व्यक्ति आपके पैसे को नहीं लौटा रहा है, तो आप कोर्ट में समरी सूट फाइल कर सकते हैं। समरी सूट की कार्रवाई होती है, बहुत ही तेज तरीके से होती है। आप जल्दी से जल्दी अपने मुकदमे का फैसला करा सकते हैं। उस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि क्यों तुम इसके पैसे नहीं दे रहे हो, और कोर्ट के द्वारा उससे डबल अमाउंट आपको दिलाया जाएगा। जितना भी अमाउंट आप उसमें लिखते हैं उससे डबल अमाउंट आपको मिलता है। और इस तरीके से जो वाद का खर्चा होता है, जो केस करने में पैसा आता है, जो केस करने में जो पैसा लगता है, वो भी सब उस व्यक्ति से दिलाया जाता है जो आपके उधार के पैसे नहीं देता।
तो आप इस तरीके से उस व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं और अपना उधार दिया पैसा उस व्यक्ति से ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और जो भी आपका उधार का पैसा फंसा हुआ है, इस जानकारी के कारण, इस जानकारी को लेने के बाद आपका जो उधार का पैसा है वो आपको मिल सकेगा। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप किसी भी मामले पर कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।